नमस्कार दोस्तों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। ये आपका एचपी पटवारी का है सेशन और मैं हूँ ईशा अग्रवाल। तो हमने आपको बताया था कि एचपी पटवारी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जैसे कि व्याकरण में, अगर हम हिंदी व्याकरण में कहें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित होते हैं स्टूडेंट्स में वो होते हैं संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इन्हीं विषयों पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ये नहीं समझ में आ रहे। तो उसी सीरीज़ में आज हम जो पहला विषय डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो है उपसर्ग और प्रत्यय। ये कठिन भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, लेकिन जो इसके केंद्र में एक मुख्य चीज़ है वो है अभ्यास। आप इन चीज़ों का जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही चीज़ों की आपको क्लैरिटी होती रहेगी। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम आपको उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी बताएंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित बहुत सारे अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करेंगे, इस बात की, ठीक है ना, गारंटी हम आपको दे सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उपसर्ग प्रत्यय में कि महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो वो शब्दांश होता है। हाँ, वो कभी कभी शब्द भी हो सकता है, जैसे कि अब शब्दांश का मतलब क्या है, जो एक व्यंजन है, मतलब वर्णों का समूह है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। या बल्कि मेन बात ये भी होती है कि हर उपसर्ग और हर प्रत्यय का एक निश्चित अर्थ भी होता है, ये भी एक बात है। खैर, तो मेन क्या है कि शब्दांश, कि शब्द का अंश, जैसे है कि प्र, अति, ठीक है ना, फिर आपका नी, ये सारे के सारे हैं आपके शब्दांश। और इससे जैसे प्र से प्रस्थान, प्रख्यात, अति से अत्यधिक, ठीक है ना, अतिशयोक्ति, और जैसे नी से नियुक्ति, निसार। फिर शब्द, शब्द जो है वो भी उपसर्ग या प्रत्यय का काम कर सकते हैं, जैसे कि मान प्रत्यय है, मान अब कहने के लिए अपने आप में पूर्ण शब्द है, लेकिन ये प्रत्यय है। फिर जैसे खुश, खुश अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये उपसर्ग के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे कि खुशनुमा, खुशखबरी, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे होता है कि आपका विदेशी उपसर्ग होते हैं, तो वहीं पर आपको जानना है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो शब्दांश भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इनका एक निश्चित अर्थ होता है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे कि अति, अति उपसर्ग, ये उपसर्ग का अर्थ क्या होता है कि ज़्यादा, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे है कि नी भी इस ये दो तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि हम कहते हैं कृष्ट, निकृष्ट, कि उसी का थोड़ा सा हाइयर वर्जन, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि वि उपसर्ग है। अब वि उपसर्ग जो है वो आपका विलोम शब्द के लिए भी यूज होता है और आपका अधिक दिखाने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल विशुद्ध, अब ये शुद्ध का विलोम शब्द नहीं है वी, यहाँ पे विशुद्ध का मतलब है बहुत ज्यादा शुद्ध, तो यहाँ पे वि उपसर्ग जो है वो हायर डिग्री के लिए है, हायर डिग्री के लिए। लेकिन वि उपसर्ग जो है वो विपरीत अर्थ में भी आता है, जैसे कि स्मृत, स्मृति, स्मृति मतलब कि किसी की याद, और विस्मृत होना मतलब किसी चीज को भूल जाना, तो विस्मृत। तो यहाँ पे जो वि उपसर्ग है उसके दो अर्थों में भिन्न भिन्न मैंने आपको शब्द दिखाए, विशुद्ध और विस्मृत, ठीक है ना। यहाँ पे वी का अर्थ डिफरेंट था, यहाँ पे वी का अर्थ डिफरेंट था, लेकिन एक अर्थ था। तो याद रखिए, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, उनका एक निश्चित अर्थ अवश्य होता है। तीसरी चीज है, ये शब्द को नया अर्थ प्रदान करते हैं। डेफिनेटली किसी भी शब्द को नया अर्थ जो है वो आपका उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से मिलता ही मिलता है। जैसे कि अब एक शब्द है आपका मजबूत। अब मजबूत शब्द क्या है, सिंपल आपकी चीज, जो कि आपका एक विशेषण शब्द है, ये आपका विशेषण शब्द है, कि जैसे कि ये बहुत ही मजबूत सरिया है, मजबूत सरिया, जैसे सरिया जिससे मकान बनाते हैं कि वो बहुत मजबूत है, तो वो एक विशेषण शब्द है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ई प्रत्यय लगा दूं कि मजबूती, तो ये जो शब्द है ई प्रत्यय लगाने के बाद ये विशेषण की जगह संज्ञा बन जाता है। कौन सा, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मजबूती का मतलब होता है मजबूत होने की अवस्था, मजबूत होने का भाव, उसे कहा जाता है मजबूती। तो मजबूत जो है वो विशेषण है, मजबूती आपका संज्ञा है। तो केवल और केवल ई प्रत्यय लगाने से उस शब्द की पहचान ही बदल गई, अर्थ ही बदल गया। तो ये चीज़ जो है ये आपको केवल उपसर्ग प्रत्यय में ध्यान नहीं देनी है, ये चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्द आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय के तो आते ही आते हैं इसमें, फिर आपका पद परिचय के प्रश्न आते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी प्रश्नों से पहले। क्या है ना कि हम प्रश्न करने लग जाते हैं फटाफट, लेकिन जो प्रश्न का निर्देश है वो ध्यान से नहीं पढ़ते। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, आपके पास दो निर्देश आ सकते हैं। एक तो होगा आपके पास कि सही विकल्प चुनिए। सभी को पता है कि भाई दिया गया प्रश्न है, उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है, सही विकल्प चुनना है, काम खत्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके पास आता है सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। और अगर आपके पास ये लैंग्वेज नहीं भी दी हुई तब भी आपको ये समझना है, सही विकल्प का मतलब ही ये होता है कि सबसे बेहतर विकल्प चुनना। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक प्रश्न के ना दो उत्तर, संभावित उत्तर हो सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब जैसे कि आपका है निर्बल, हम आपको हमेशा समझाते हैं कि जब संधि की बात आती है तब तो विसर्ग आएगा कि निहि जमा बल, लेकिन उपसर्ग की बात आती है तो हम इसमें हमेशा निरुपसर्ग लगाते हैं, निहि नहीं निर। लेकिन अब आपके पास अगर ऑप्शन में निरुपसर्ग है ही नहीं, अगर आपके पास निरुपसर्ग नहीं है तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो निहि ही होगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा जरूरी नहीं कि एक प्रश्न का केवल एक ही फिक्स उत्तर हो। अगर आपके पास एक उसका सही विकल्प नहीं है तो जो सबसे बेहतर विकल्प है वो तो आपको चूज करके आना ही होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब उपसर्ग की जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो यही है कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है ना, शब्द के पहले। जिस शब्द का अर्थ मुख्य होता है वो कहलाता है मूल शब्द, और जो शब्दों के पीछे लगते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। शब्दों के पीछे, जिनको नहीं पता वो आज जान लीजिए। अब मूल शब्द, कभी कभी हम इसमें फंस जाते हैं, जैसे कि मैं कहूं सुवासित, ठीक है ना, एक शब्द है आपका सुवासित। अब कहने के लिए आप कहें मैम इसमें तो सुवास जमा इत, तो सुवास मूल शब्द हुआ, इत प्रत्यय हुआ, लेकिन यहाँ पे सुवासित मतलब जो सही से रहता हो कि वास, वास यहाँ पर जो है वो आपका मूल शब्द है, सु उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। तो ये चीज आपको खास तौर पर ध्यान रखनी होगी कि मूल शब्द का चयन कैसे करना है। अब उपसर्ग के 4 प्रकार हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग या अंग्रेजी के उपसर्ग। अब जैसे कि अंग्रेजी के उपसर्ग क्या हो सकते हैं कि आपका वाइज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है ना। अच्छा, उर्दू फारसी के कैसे हो सकते हैं, जैसे कि बे उपसर्ग है, बे लगाम, बे ईमान, वो आपके उर्दू फारसी के हो गए। हिंदी के उपसर्ग जैसे आपका नी है या कु उपसर्ग है, ये या क उपसर्ग, क उपसर्ग आपका उसी में आ जाता है, जैसे कि कपोत या कपूत। पूत मतलब होता है पुत्र और क मतलब कि बुरा, कपूत। और संस्कृत के उपसर्ग जैसे होते हैं अधि, अति। तो इन्हीं सबके हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं। वैसे पेपर में आपको इतना डीपली आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पेपर हो सकते हैं जहां पर आए। तो जैसे अति, अधि, उप, दुर, दुस, निर, ये सारे के सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। अधि से अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, ठीक है ना, अध्ययन और आपका अध्यापक। फिर दुर से दुरूह, दुरवस्था, दुर्गुण, दुराशा, दुर्दशा। दुस से दुशासन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, दुशासन, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि दुष उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा दुस ही रहेगा, जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो अगर आपने कहा दुस्साध्य, दुस मतलब कि जैसे कठिन, कि जिसे साधा ना जा सके, जिसे साधना बहुत ही कठिन हो। दुष्कर, दुस जमा कर, जिसे करना कठिन हो। और दुस्साहस, ठीक है ना, कि आपका ये करने का साहस कैसे हुआ। तो ये सारे आपके दुस उपसर्ग के शब्द होंगे। तो ये हैं आपके संस्कृत के उपसर्ग। फिर आपके कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, अ, अन, क, कु, बिन, जैसे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। नी उपसर्ग, भर उपसर्ग, सु उपसर्ग, ये सारे आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। फिर आपके उर्दू फारसी के कौन कौन से हो गए, बदनाम, बदतमीज़, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, नालायक, नापसंद, ये सारे आपके उर्दू फारसी के। और अंग्रेजी के जैसे कि अधीन, अर्थ का सब का अर्थ क्या होता है, अधीन, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, तो कमेटी के नीचे आती है, उसके अधीन है सब कमेटी। फिर जैसे हेड, हेड मतलब उसका लीडर, कि हेड मास्टर, हेड बॉय। वाइस, जैसे मैंने कहा था सहायक, कि वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। डिप्टी, डिप्टी मतलब ही सहायक होता है, कि डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मैनेजर,
ठीक है ना। तो ये सारे आपके अंग्रेजी के उपसर्ग हुए। अब आते हैं उपसर्ग के प्रश्नों पर, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। और ट्राई करिए कि बिल्कुल सही उत्तर छांटने का प्रयास करें। दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा। अब जैसे दिखावा, इसमें आपका मूल शब्द है दिख, दिखो, दिखी, दिखा, लेकिन मूल धातु क्या है, मूल शब्द क्या है, दिख। यहाँ पे है दिख जमा आवा, तो यहाँ पे आवा प्रत्यय है। भूल जमा आवा। अब देखिए भुलावा में ना कभी कभी आपसे मूल शब्द पूछ लिया जाता है और आप क्या लिख देते हैं, भूल। भूल कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है भूल। वो तो प्रत्यय लगने के बाद बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको मूल शब्द भी सही वर्तनी के साथ पहचानना आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कभी कभी जो वर्तनी होती है, वर्तनी आप सही से क्या कहते हैं समझ नहीं पाते, तो उसके कारण आपको समस्या आ जाती है। तो भूल मूल शब्द है और आवा प्रत्यय। फिर लावा। अब लावा में केवल जो ल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो आपका उपसर्ग मान लिया जाएगा या मूल शब्द। यहाँ पे लावा अपने आप में मूल शब्द है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आपका कोई उपसर्ग नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। और चढ़ावा में चढ़, चढ़ मूल शब्द है और आवा प्रत्यय है। तो खैर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? रहित का मतलब होता है उसके बिना, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है चारों में से जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। तो अब जैसे है सुयोग, योग मतलब क्या होता है, कोई जोड़, और सुयोग मतलब कि कोई बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, तो सु उपसर्ग है इसमें। सुरेश, सुरेश कैसे बनता है, सुर जमा ईश, सुर जमा ईश यानी कि देवताओं के देवता। लेकिन अब यहाँ पर आप सुर को उपसर्ग मानेंगे या ईश को प्रत्यय, तो यहाँ पर याद रखिए अधिकतर आप ईश को प्रत्यय ही मानते हैं, ठीक है ना। ईश मतलब ईश्वर, तो ईश को यहाँ पर प्रत्यय मानते हैं, जैसे सुरेश, नरेश, भूपेश, ऋषिकेश, तो इन सभी को आप ईश प्रत्यय में मानते हैं। अब अत्यधिक, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है, अति जमा अधिक। विदेश में आपका वि उपसर्ग है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यहाँ पे व्यवस्था आपका शब्द है कि व्यवस्था का विपरीत शब्द, विलोम शब्द बनाने के लिए व्यवस्था के साथ आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, अव्यवस्था, अव्यवस्था, परिव्यवस्था या अपव्यवस्था। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इसका चारों में से। यहाँ पे व्यवस्था के आगे इसका विलोम शब्द क्या होगा, व्यवस्था। हम कहते हैं ना यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, और फिर हम क्या कहते हैं यहाँ पर तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, तो यहाँ पे आपका अ उपसर्ग आएगा। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन कि अव्यवस्था, अ उपसर्ग ही यहाँ पर सही रहता है। आगे देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? और याद रखिए यहाँ पर आपको संधि की भी आवश्यकता होती है, या फिर आप कह लीजिए संधि के लिए उपसर्ग प्रत्यय की आवश्यकता होती है। तो सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। तो संस्कार, जहाँ पर आपका अनुस्वार आ जाए ना, काफ़ी हद तक, हमेशा 100% नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक अनुस्वार की जगह आप म के नीचे हलंत लगा देते हैं। और यहाँ पे स देकर, आधा स देकर आपको लगेगा विसर्ग भी हो सकता है, लेकिन नहीं। संस्कार में सम जमाकार, केवल इतना आएगा, सम जमाकार संस्कार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। और ध्यान दीजिए हलंत पर, बी ऑप्शन में भी सम था, लेकिन यहाँ पे म के नीचे हलंत था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो 4 शब्द हैं आपके पास। अपमान, अब अपमान में अप आपका उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। कोई नहीं, ये तो मतलब कि ये है कि इन तीनों में से कोई भी नहीं, तो इसे हटा दीजिए। अभियोग, अभी, अभी उपसर्ग था इसमें और योग मूल शब्द था। व्यायाम, व्यायाम कैसे बनता है, वी जमा आयाम, तो यहाँ पर भी वी उपसर्ग था, यानी कि किसी भी शब्द की रचना जो है वो प्रत्यय से नहीं हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा कि कोई नहीं, इन तीनों में से कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई हो, क्योंकि तीनों में उपसर्ग है केवल। आगे देखिए, सावधानी शब्द में अब एक शब्द आपको दिया गया है सावधानी, यहाँ पे केवल उपसर्ग है, केवल प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, ये उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही नहीं है। क्या लगता है आपको इस शब्द में क्या है, कैसे बनता है सावधान शब्द? अब एक चीज़ तो आप समझ सकते हैं कि सावधानी, ये सावधान से बना है, तो सावधान जमा ई,
अब ई प्रत्यय तो है ही है, तो दोनों नहीं है, ये वाला ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि उपसर्ग है या नहीं है, ठीक है ना। सावधानी, अब सावधान कैसे बनता है, स जमा अवधान। यहां पर बेसिकली क्या होगा, स उपसर्ग, सावधान मूल शब्द नहीं है, अवधान मूल शब्द है, यहाँ पे स उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो स और अ मिलकर आ बन जाते हैं दीर्घ स्वर संधि के अनुसार। तो स जमा अवधान जमा ई, तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो बताइए उपस्थिति, तो ये शब्द कैसे बनता है, यहाँ पे मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है यहाँ पर आपका स्थित, जो वहां पर हो। अब उप उपसर्ग है और ई प्रत्यय, यहाँ पर भी वही चीज है, स्थित मूल शब्द है आपका, तो उपस्थिति, तो यहाँ पे आपका उपसर्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए, आरोहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आरोहण। अब अ, आर, आ या आरो, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, आरोहण, क्योंकि आरोहण का मतलब ही होता है ऊपर चढ़ना और रोहण का मतलब ही होता है ऊपर चढ़ना, तो यहाँ पे आ उपसर्ग आएगा आपका, जैसे शुद्ध विशुद्ध, उसी प्रकार रोहण या आरोहण दोनों का एक ही अर्थ है, सेम चीज, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है केवल। आगे देखिए, सदगति में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, सद, सत, स या सह। अब सदगति, यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई ए ऑप्शन ही आएगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा, सत, क्योंकि सत मतलब होता है अच्छा, भला, तो सदगति में आएगा आपका सत्य जमा गति। हाँ, अगर आपके पास बी ऑप्शन ना होता तब आप ए ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही उपसर्ग मान्य होते हैं, लेकिन जब आपको दोनों दे दिए जाएं तब तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना है, और वो बेस्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, सत, सत्य जमा गति, सदगति। आगे देखिए, दुसाध्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, द, दस, दु या दुस, कि दुस जमा आध्य, दु जमा साध्य, द जमा उसाध्य क्या है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, साध्य मतलब क्या होता है, जिसे साधा जा सके, जिसे अचीव किया जा सके, ठीक है ना, एक लक्ष्य जिसे साधा जा सके, तो यहाँ पे दु साध्य मतलब होता है जिसे साधना कठिन हो, तो दु उपसर्ग आएगा इसमें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दु जमा साध्य। तो आई होप यहां पर जितने भी हमने प्रश्न किए अभी तक आपको क्लियर है। अब आते हैं प्रत्यय पर, तो ये तो होते हैं आपके केवल और केवल उपसर्ग के प्रश्न, बीच में एक दो थे प्रत्यय से संबंधित भी, लेकिन प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के जो पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अब प्रत्यय में भी दो शब्द हैं, प्रति जमा अय प्रत्यय। वैसे अगर आपको पता हो कि यहाँ पे संधि कौन सी है तो जरा बता दीजिएगा, क्योंकि हमें व्याकरण जो है वो साथ साथ याद करते रहनी है, रिवाइज करते रहनी है, हर शब्द में हमें व्याकरण खोजनी है। तो प्रत्यय य पर फोकस है, तो यहां पर आपकी यण संधि आएगी। प्रत्यय कैसे बनता है, प्रति जमा अय, और अब ये समझ में नहीं आता कि इसे प्रति उपसर्ग माना जाए या अय प्रत्यय माना जाए। अगर आपको प्रत्यय शब्द दे दिया जाए कि भाई प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय है, तो यहाँ पे हमेशा प्रति को उपसर्ग मानिएगा कि प्रति उपसर्ग है, ठीक है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि साथ में और बाद में चलने वाला, साथ में। अब जैसे देखिए, मित्रता, मित्र जमा ता, मित्रता तो ता प्रत्यय है, बिछ जमा होना बिछौना, फिर पढ़ जमा आई पढ़ाई, पढ़ जमा आकू पढ़ाकू, तो ये सारे के सारे आपके प्रत्यय हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, जैसे सावधानी में था स जमा अवधान जमा ई, तो ऐसे ही कुछ उदाहरण और हैं, जैसे कि अभिमानी। अब अभिमानी में मान मूल शब्द है, अभी उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अपमानित में भी मान मूल शब्द है, अप उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। परिपूर्णता, अब यहाँ पे पूर्ण मूल शब्द है, परि उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। दुस्साहसी में दुस उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। बदचलनी में चलन, चलन जो है वो आपका मूल शब्द है, बद उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। तो ऐसे आपको मूल शब्द की पहचान होनी चाहिए। अब प्रत्यय के दो मुख्य भेद होते हैं, वैसे तो काफी बार बता चुकी हूँ, जिन्हें नहीं पता आज रिवाइज कर लीजिए। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
सब कुछ लिखा हुआ है नीचे, बस आपको याद करना है बस एक चीज, कृत जो प्रत्यय वो क्रिया से बनता है, ठीक है ना, क्रिया के साथ जुड़कर जो बनते हैं, और तद्धित जो बाकी हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। बस इतना सा याद कर लीजिए, आपके प्रत्यय का जो सबसे मुख्य भाग है वो आपको याद हो जाएगा कि तद्धित संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर बनते हैं और कृत्य क्रिया के साथ मिलकर। जैसे कि अब तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, मित्र जमा ता, मित्रता। अब मित्र जो था वो आपका संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। सुंदर जमा ता, सुंदरता। अब सुंदर आपका विशेषण शब्द है। बच्चा जमापन, बचपन। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बचपन में मूल शब्द क्या है, तो ये मत कह दीजिएगा बच। बचना तो, बच तो एक क्रिया हो गई कि जैसे वो मेरे सामने से बच निकला, तो यहाँ पे मूल शब्द आएगा बच्चा, बच्चा जमापन, बचपन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिर, और बच्चा जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो ये सारे के सारे आपके तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। लेकिन अब कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के साथ जुड़कर बनते हैं, तो देखिए, पढ़ना जमा वाला, पढ़ने वाला। लड़ना जमा आई, लड़ाई, लड़ाई, या आप इसे लड़ना लड़ कह लीजिए। चाल जमा अक, चालक। और लूट जमा एरा, लुटेरा। अब यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में परिवर्तित हो गई, लेकिन क्रिया क्या थी, लूट। तुमने तो लूट मचा रखी है, या लूट रहे हो दुकान को। तो ये सारे के सारे आपके क्रिया शब्द थे। आगे देखिए, अब आपके सामने जरा ये शब्द हैं, इनमें उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, क्या है, मूल शब्द, सारा कुछ छांट लीजिए। 5 शब्द हैं सबसे पहले आपके सामने, फिर हम एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, फटाफट से इन 5 शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय छांट लीजिए। देखते हैं कितनी जल्दी आप छांट सकते हैं, जल्दी से। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका। व्यभिचार, अप्रत्याशित, अन्वेषण, प्रोन्नति और निरीक्षण। ध्यान से देखिएगा। अब जैसे व्यभिचार कैसे बनता है, वी जमा अभी जमा चार। अब यहाँ पे मूल शब्द आप क्या लेंगे, मूल शब्द लेंगे आप चार, लेकिन चार का मतलब वो चार संख्या नहीं है, ये चार है चुराने वाला। तो वी जमा अभी। अब यहाँ पे ना कोई प्रत्यय नहीं है, जरूरी नहीं है हर शब्द में प्रत्यय हो, लेकिन दो दो उपसर्ग जरूर है। फिर अप्रत्याशित, अ जमा प्रति जमा आशा जमा इत। अप्रत्याशित होता है जिसकी हमने आशा ना की हो, तो जैसे कि अ जमा प्रति जमा आशा जमा इत। अब यहाँ पे आपका आशा मूल शब्द है, अ और प्रति उपसर्ग है, और इत आपका प्रत्यय है। उसी प्रकार अन्वेषण, ये कैसे बनता है, अनु जमा एषण। और अनु मतलब होता है बहुत बारीकी से, छोटा या बाद में जो आया हो, कि आप कोई घटना हो गई है, आप उसकी जांच करें गहराई से, तो होता है अन्वेषण। तो अनु जमा एषण, यहाँ पे भी आपका केवल और केवल उपसर्ग है। फिर प्रोन्नति, प्रोन्नति कैसे बनता है, प्र जमा उन्नत जमा ई, प्रोन्नति। और यहाँ पे छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रोन्नति, प्र जमा उन्नत जमा ई। अब ये ओ की मात्रा कहाँ से आई, संधि से। ओ की मात्रा गुण संधि में, कि अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं गुण संधि में। तो देखिए हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो प्रोन्नति, और अंत में आता है आपका निरीक्षण। निरीक्षण कैसे होगा, निर जमा ईक्षण। ईक्षण मतलब वही छानबीन, खोज करना, जांच करना, और निर जमा ईक्षण, निरीक्षण। तो ये आपके सारे के सारे उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द थे। आई होप कि यहाँ पर सारा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न, कि जैसे इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। ल प्रत्यय, वत्सल, श्यामल, अमल और मंजुल। अब कहने के लिए सभी में ल ल ल है, लेकिन एक बार ध्यान से तो देखिए, वत्सल, यहाँ पे वत्स, वत्स किसे कहा जाता है, बच्चा। आपने देखा होगा माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, वत्स तुम्हें मैं ये वरदान देता हूँ, तो वत्स मतलब होता है बालक या बच्चा। तो यहाँ पे ल प्रत्यय है। श्यामल किससे बना है, श्याम, तो ल प्रत्यय है। मंजुल, मंजू से बना है, मंजू, तो मंजू जमा ल, यहाँ पे भी ल है। लेकिन अमल, यहाँ पे अम मूल शब्द और ल प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे अ उपसर्ग है, क्योंकि मल मतलब होता है मैला और अमल मतलब होता है स्वच्छ, कि अमल जिसमें जो मैला ना हो।
एक तो वैसे उर्दू में तो अमल का मतलब होता है किसी चीज़ को हैबिट में लाना, अमल करना, लागू करना, लेकिन हिंदी में अमल का मतलब होता है स्वच्छ। तो याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। फिर एक किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? जैसे अभी हमने कहा, अब ध्यान से देखिए जरा, फिर वही वीडियो को पॉज कर करके पहले स्वयं से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अब विशिष्टता, यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं, शिष्ट मूल शब्द है, शिष्ट, वि जमा शिष्ट जमा ता, विशिष्टता। तो इसमें दोनों का प्रयोग है, लेकिन बाकी शब्दों में क्या है? अब जैसे आपने पहले में देखा, पहले में देखने से आप आंखें बंद करके चूज मत कीजिएगा, पहले आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। हो सकता है विशिष्टता में विशेष को मूल शब्द माना गया हो, तो इसलिए चारों पढ़ने जरूर हैं आपको विकल्प। प्राथमिकता में प्रथम मूल शब्द है, प्रथम जमा इक जमा ता, तो यहाँ पे दो प्रत्यय हैं लेकिन उपसर्ग नहीं है। वैश्विकता, विश्व जमा इक जमा ता, तो यहाँ पे भी कोई उपसर्ग नहीं है। नैतिकता, नीति जमा इक जमा ता, तो यहाँ पर भी तीनों में दो दो प्रत्यय थे लेकिन उपसर्ग कोई नहीं था। तो अंततः हम फर्स्ट ऑप्शन को ही अपना करेक्ट ऑप्शन मानेंगे कि वी जमा शिष्ट जमाता विशिष्टता। आगे देखिए, य प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? दाम्पत्य, धैर्य, दर्शनाय या तारुण्य। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दाम्पत्य किससे बनता है? दंपति, दंपति जमा य दाम्पत्य, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन जो होता है आपका। धैर्य किससे बनता है? धीर से, धीर जमा य धैर्य। तारुण्य, तरुण से बनता है, तरुण मतलब होता है यंग, युवक, तरुण जमा य तारुण्य। लेकिन दर्शनाय ये शब्द ही नहीं होता, मेन शब्द होता है दर्शनीय या दार्शनिक, या तो दर्शनीय आएगा या दार्शनिक आएगा, लेकिन दोनों ही सूरत में यह प्रत्यय नहीं आएगा, या तो ईय प्रत्यय या इक प्रत्यय। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। फिर है प्रत्याशा। अब इसमें क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है, क्या है? तो प्रत्याशा कैसे बनता है? प्रति जमा आशा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा कि प्रति उपसर्ग है जी, सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए, दुर्दमनीय शब्द में मूल शब्द क्या है और निम्नलिखित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ये जो नहीं शब्द है ना, इसे भूल मत जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। अब दुर्दमनीय, दुर्दमनीय क्या होता है? जिसका दमन करना कठिन हो, दमन करना मतलब उसका शोषण करना, उसे वश में करना। तो ये कैसे बनेगा आपका? दुर जमा दमन जमा ईय। अब यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे दम, दम मूल शब्द आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो दुर उपसर्ग, दमन मूल शब्द और ईय प्रत्यय। फिर अति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द नहीं है? तो अतीव, अति जमा ईव, अतीव। कैसे लिखा जाएगा ये? अति जमा ईव। फिर अतीन्द्रिय, अति जमा इंद्रिय। अत्युक्ति, अति जमा उक्ति। अतिथि, अब कहने के लिए यहाँ पर भी अति से ही प्रारंभ हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूल शब्द तिथि था और अ उपसर्ग था। अ जमा तिथि, तिथि मतलब क्या होता है? तारीख, कि जिसके आने की कोई समय नहीं है, कभी भी आके टपक जाता है, मेहमान, अतिथि। तो अ यहाँ पर उपसर्ग है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अंकक, गायक, तैराक। अब यहाँ पे आपको बोलने से पता चल गया कि यहाँ पे अक नहीं आक प्रत्यय था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन ही आएगा। बाकी गायक कैसे बना? गै जमा अक, अयादि संधि के माध्यम से। पावक कैसे बना? पऊ जमा अक। तो यहाँ पर भी आपका अक प्रत्यय ही आएगा। तो इसीलिए संधि भी उपसर्ग प्रत्यय के साथ जरूरी होती है। किस शब्द में सुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कैसे होगा? सु जमाकांत, सुनार, सुशील, सुमन। अब सुमन, मन मूल शब्द है, सुपसर्ग है। सुशील, शील मूल शब्द है, सुपसर्ग है। सु जमाकांत, सुपसर्ग है, कांत मूल शब्द है। लेकिन सुनार में नार मूल शब्द नहीं है, सोना मूल शब्द है। जो सोने का काम करता है सुनार, तो सोना जमा आर, सुनार। आर प्रत्यय था यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। और देखिए फिर कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आहट, घबराहट, गर्माहट, जगमगाहट और रुकावट। बोलने से स्पष्ट है कि रुकावट, वट, वट आ गया, आवट। तो यहाँ पे आहट नहीं आवट है। तो करेक्ट ऑप्शन बहुत सिंपल आपका डी ऑप्शन। फिर ईला प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ईला, बड़ी की मात्रा।
हठीला, तो यहाँ पे हठ मूल शब्द है। हठ मतलब होता है जिद करना। फिर खर्चीला, खर्च जमा ईला। जहरीला, जहर जमा ईला। लेकिन अधशिला, अब यहाँ पे कहने के लिए एंड में ईला तो है, लेकिन अधस कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पे अध उपसर्ग था। अध उपसर्ग कि आधा सिला हुआ है, ये भी अधशिला कि जो भी आधा सिला है, तो यहाँ पे अध उपसर्ग था, ईला प्रत्यय कोई नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए, तो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं कि निम्न में से सत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। यह प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना है, और मुझे पूरी आशा है कि उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी तो देखिए, प्रश्नों का अंत कभी नहीं होता, ठीक है ना, कठिनाई का अंत कभी नहीं होता। तो ये है कि बस अभ्यास करते रहिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। चलिए जी, तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।